हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th में जो आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें टोटल 3 हिस्ट्री की बुक्स हैं, जिसमें पहली बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। तो इसका सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है राजा, किसान और नगर। चैप्टर 1 की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। वीडियो का लिंक मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहो तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, पहले आप चैप्टर 1 वाली वीडियो को देखिएगा, देन आप चैप्टर 2 वाली वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो चैप्टर 2 है राजा, किसान और नगर। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है कि इस बीच भारतीय इतिहास में क्या हुआ। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के पीछे कई पुरातात्विद और इतिहासकार बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में संसाधनों की कमी होने लगी थी और हड़प्पाई नगर योजना और संस्कृति का अंत होने लगा था। तो ऐसा माना जाता है कि कई हड़प्पाई लोग सिंधु घाटी के क्षेत्र को छोड़कर गंगा नदी के किनारे बस गए और एक नई सभ्यता को बसाया, जो 600 ईसा पूर्व में विकसित होकर गंगा घाटी की सभ्यता कहलाई। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक भारत में क्या क्या हुआ। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि चैप्टर कब खत्म हो गया। बस आप इसे एक स्टोरी की तरह समझना और पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जैसे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जॉन मार्शल वो बंदा था जिसने हड़प्पा की खुदाई करवाई और 1924 में दुनिया के सामने एक नवीन और विकसित सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की और उसकी घोषणा की। तो अगर आपने चैप्टर 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जॉन मार्शल वो बंदा था जिसकी वजह से आज हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। ऐसे ही इस सेकेंड चैप्टर में जेम्स प्रिंसेप वो बंदा है जिसने 1938 में अशोक के लिखवाए हुए अभिलेखों को पढ़ा और हमें अशोक और मौर्य साम्राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जिसने 1938 में अशोक के लिखवाए हुए अभिलेखों पर लिखी हुई ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा और उसका अर्थ निकालकर हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी दी। प्रिंसेप को पता चला कि ज़्यादातर अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है और कुछ अभिलेखों पर देवना प्रिय यानी देवता का प्रिय भी लिखा है और इसके अलावा कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक था और जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों पर लिखी हुई लिपियों को पढ़ा और उसका निष्कर्ष निकाला कि पियदस्सी और देवना प्रिय एक शासक के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो कि था अशोक। जी हाँ, ये वही अशोक था जिसे आप सम्राट अशोक या अशोका द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं, जिसने 261 BC में कलिंग युद्ध जीतने के बाद युद्ध में हुई अपार धन संपत्ति और संसाधनों की हानि और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु को देखकर ये प्रण लिया कि वो आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपने साम्राज्य को और ज़्यादा फैलाने की बजाय लोगों के जन कल्याण के लिए कार्य किया। और जिसके बाद अशोक को सम्राट अशोक या अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाने लगा। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अशोक ने जब कभी भी युद्ध ना करने का प्रण लिया तो उसके बाद की किसी दूसरे देश या क्षेत्र के राजा की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर अशोक से युद्ध करे, क्योंकि सभी अच्छे से जानते थे अशोक के हाथों ने हथियार छोड़े हैं लेकिन चलाना नहीं भूला। अशोक ने राजाओं में इतना डर बना रखा था कि किसी की औकात नहीं थी कि अशोक के जिंदा रहते हुए अशोक साम्राज्य की ओर आंख उठाकर भी देख सके। अच्छा, इसके अलावा अशोक के बारे में ये भी कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आप खुद किताबों, इंटरनेट और अपने टीचर से जानकारी लेकर कमेंट जरूर करना। और इसके साथ ही अशोक के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या सोचते हैं, इसके बारे में कमेंट जरूर करना। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला।
तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन अभिलेख ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में लिखे हुए थे और इसीलिए अभिलेखों का अध्ययन करने के लिए ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ब्राह्मणी लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया। तो मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मणी लिपि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयोग होने वाली लगभग सभी लिपियों की मूल है। भारत में मिले अशोक के सभी अभिलेखों में ब्राह्मणी लिपि का यूज किया गया था, जो कि काफी प्राचीन लिपि है। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की मदद से बंगाली और देवनागरी लिपि का अध्ययन किया और उनके अक्षरों को ब्राह्मणी लिपि के अक्षरों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया। और कई वर्षों के प्रयास के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसप ने 1838 में अशोक के अभिलेख पर उत्कीर्णित ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकाला। तो चलिए अब हम बात करते हैं आखिर खरोष्टी लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया। तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिमोत्तर भारत में पाए गए अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का यूज किया गया था। पश्चिमोत्तर भारत में शासन करने वाले हिंदू यूनानी शासकों के सिक्कों पर राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखे हुए मिले। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों की मदद से खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं आखिर ये अभिलेख होते क्या हैं और कैसे इससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और इसके साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि क्या अभिलेख हमें सही और सटीक जानकारी देते हैं, क्या अभिलेखों पर हम पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। तो अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि इतिहासकार और पुरातात्विक सिर्फ अभिलेखों से ही इतिहास का पता लगाते हैं, तो आप इस बार गलत हैं, क्योंकि अभिलेख हमें इतिहास का सिर्फ एक ही पहलू दिखाता है। और आप खुद ही सोचिए, अभिलेख लिखवाने वाले तो राजा थे और वो अभिलेखों में अपने बारे में लिखवाते थे ताकि आने वाली जनरेशन उनके बारे में जान सके। और आप ही बताएं, क्या कोई राजा कभी अपनी बुराई या अपनी हार के बारे में लिखवाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप ही होते तो क्या आप कभी अपनी बुराई के पोस्टर लगवाते हैं? नहीं ना। तो ठीक इसी तरीके से जितने भी उस टाइम के जो राजा और महाराजा थे, वो अभिलेखों में सिर्फ अपनी अच्छाई को ही लिखवाते थे और अपने आप को शूरवीर दिखलाते थे। बाकी लोगों की क्या स्थिति थी उसके बारे में कोई भी राजा नहीं लिखवाता था। तो इसीलिए अभिलेखों से हमें सिर्फ राजा के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो भी पक्का नहीं कि उसमें जो राजा के बारे में लिखा है वो सच भी है कि नहीं। क्या पता, हो सकता है राजा कायर, डरपोक और नालायक था, लेकिन उसने अपने अभिलेखों में अपने आप को शूरवीर, विश्व विजेता बताया हो। सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभिलेखों को हम पूरी तरीके से सही नहीं मान सकते हैं। तो आप अभी वीडियो को रोककर मुझे कमेंट में बताना कि अगर आप राजा होते तो आप अपने बारे में क्या क्या लिखवाते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमें इससे अपने एग्जाम में किस तरह से लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये बताना होता है कि आखिर ये अभिलेख होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभिलेख पत्थर, धातु या फिर किसी कठोर सतह पर खोदकर लिखी गई पाठ्य सामग्री होती है। प्राचीन काल में शासक अभिलेख पर अपने आदेशों, शौर्य और विजय गाथाओं के बारे में लिखवाते थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं आखिर इन अभिलेखों की क्या सीमाएं या फिर आप कह सकते हो क्या कमियां हैं। तो इसकी पहली कमी है तकनीकी सीमाएं, मतलब कुछ अभिलेख नष्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से अक्षर लुप्त हो जाते हैं और इसीलिए हमें अभिलेखों से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो इसकी दूसरी कमी है भाषा की अपरिचितता, मतलब अक्षरों के हल्के लिखे होने की वजह से उन्हें पढ़ना और उनका अर्थ निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी तीसरी कमी है अर्थ निकालने में कठिनाई, मतलब कुछ अभिलेखों में एक ही राजा के लिए अलग अलग नामों और उपाधियों का यूज किया गया है, इसीलिए इन अभिलेखों को पढ़ना और उनका अर्थ निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी चौथी कमी है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, मतलब अभिलेखों के अंदर राजाओं के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया गया होता है, क्योंकि इन अभिलेखों को बनाने वाला खुद राजा था। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, हरिशेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्त, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण का वर्णन किया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य कौन कौन से परिवर्तन हुए, जिसकी वजह से इस टाइम पीरियड को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच के टाइम पीरियड को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण काल माना जाता है,
क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तन हुए, जैसे नए विचारकों का उदय। इस टाइम पीरियड में कई नए विचारकों का उदय हुआ, जैसे ईरान में जरयुस्थ, चीन में खुगत्सी, भारत में महावीर और बोध, यूनान में सुकरात, प्लेटो। नेक्स्ट है नगर और राज्यों का उदय। इस टाइम पीरियड में कई नए राज्य गंगा घाटी के क्षेत्र में उभरने लगे। नेक्स्ट है धार्मिक ग्रंथों की रचना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम पीरियड के दौरान कई ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट है लोहे का बढ़ता प्रयोग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम पीरियड में औजारों, कृषि उपकरणों और हथियार बनाने में लोहे का यूज़ बढ़ने लगा, जिससे कि कृषि उत्पादन भी बढ़ने लगा। इसका अगला सबसे बड़ा परिवर्तन था सिक्कों का विकास। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पीरियड में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, जिससे व्यापार करना और भी ज़्यादा आसान हो गया। तो नेक्स्ट है बौद्ध और जैन धर्म का उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म हुआ, जिन्होंने बौद्ध और जैन धर्म की स्थापना की। तो नेक्स्ट है महाजनपदों का उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 शक्तिशाली महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें मगध, कौशल और वत्स शामिल थे। सो आई होप अब तक आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं महाजनपद और उनकी विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि महाजनपद का मतलब होता है जब किसी भूखंड पर कोई जन अथवा समूह अपना पांव रख दे या फिर बस जाए, तो उस भूखंड को जनपद कहा जाता है। और ठीक इसी तरीके से कई जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें गांधार, अवंती, कलिंग, मगध शामिल थे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 16 महाजनपदों का उल्लेखन जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि 16 महाजनपदों में से 12 महाजनपदों में राजतंत्र व्यवस्था थी, यानी कोई एक राजा ही शासन करता था। लेकिन 4 महाजनपद ऐसे भी थे जहां लोगों का समूह शासन करता था, जिसे संघ अथवा गढ़ कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध भी संघ से आए थे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक महाजनपद की अपनी राजधानी होती थी, जिसे अक्सर किलों के द्वारा घेरा जाता था ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके। तो इस महाजनपद काल में शासकों के कुछ काम भी निर्धारित थे, जैसे व्यापारियों, किसानों और शिल्पकारों से टैक्स और भेंट लेना और धन जुटाने के लिए दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना होता था। सो आई होप अब आप महाजनपदों के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। और इसे बिल्कुल भी रटना नहीं है, इसे एक स्टोरी की तरह समझना है, फिर सारी की सारी चीज़ें आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में टोटल 16 महाजनपद थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इन 16 महाजनपदों में से भी एक महाजनपद सबसे ज़्यादा पावरफुल था, और इसी महाजनपद के शासक ने आगे चलकर एक अखंड भारत का निर्माण किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मगध महाजनपद की, जो कि इन 16 महाजनपदों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल और समृद्ध महाजनपद था। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मगध महाजनपद इतना ज़्यादा पावरफुल और समृद्ध महाजनपद कैसे बना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में टोटल 16 महाजनपद थे, लेकिन इन सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट था मगध। और मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जिसका मीनिंग था राजाओं का घर। लेकिन 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम था। तो चलिए अब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। तो इसका पहला रीजन था उपजाऊ भूमि। मगध साम्राज्य गंगा और सोन नदी के बीच में था, जिस कारण ये क्षेत्र काफी ज्यादा उपजाऊ था और यहाँ पर कृषि उत्पादन भी अधिक होता था। इसका दूसरा रीजन था लोहे का प्रयोग। मगध साम्राज्य में लोहे का यूज कृषि उपकरणों, औजारों और हथियार बनाने के लिए किया जाता था, जिससे मगध की सेना काफी ज्यादा पावरफुल हो गई। इसका तीसरा रीजन था आगमन की बेहतर व्यवस्था। मगध गंगा और सोन नदी के बीच में था, जिसकी वजह से जल मार्गों से व्यापार करना काफी सस्ता और आसान था। तो इसका चौथा सबसे बड़ा रीजन था हाथियों की बहुलता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मगध साम्राज्य में काफी संख्या में हाथी थे
और इन हाथियों का यूज युद्ध के लिए और पेड़ उखाड़ने के लिए किया जाता था। तो इसका पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था महत्वाकांक्षी राजा। तो मैं आपको बता दूं कि मगध साम्राज्य के महान और महत्वाकांक्षी राजाओं की वजह से मगध साम्राज्य सबसे विशाल और शक्तिशाली महाजनपद बना। और मगध साम्राज्य के ये शासक आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको 16 के 16 महाजनपदों के नाम नहीं याद रखने हैं। आपको बस ये 5 महाजनपदों और उनकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को याद रखना है। जैसे मगध महाजनपद, इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, लेकिन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था। और इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि ये इन 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो नेक्स्ट है गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। ये वही गांधार था जहां से मामा शकुनी आए थे। आपने महाभारत में मामा शकुनी को तो देखा ही होगा कि किस तरीके से उन्होंने पूरे कुरुवंश का नाश कर दिया था। वैसे आपको क्या लगता है, महाभारत सिर्फ मामा शकुनी की वजह से हुई थी या फिर इसके पीछे कोई दूसरा भी रीजन था? और अगर आपको लगता है इसके पीछे और कई सारे रीजन थे तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि इसके बारे में सभी जान सकें। तो नेक्स्ट है कुरु, जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि कौरव और पांडव इसी कुरु महाजनपद के थे। इस कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत में पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास से आने के बाद बसाया था। और जैसा कि आप सभी ये जानते ही हैं कि इंद्रप्रस्थ वर्तमान हरियाणा में है। तो नेक्स्ट है कंबोज। इसकी राजधानी हाटक थी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। तो नेक्स्ट है पांचाल। तो मैं आपको बता दूं कि महाभारत में पांडवों की पत्नी द्रौपदी पांचाल नरेश की पुत्री थी और इस पांचाल महाजनपद की राजधानी कापिल्य थी। तो अब आपको क्या लगता है, महाभारत रियल था या फिर सिर्फ ये एक स्टोरी है? इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। बाकी महाभारत रियल थी या नहीं, इसके बारे में हम चैप्टर 3 में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।